गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा इवैल्यूएशन वाला टॉपिक चल रहा था इंडियन इकॉनमी 1950 टू 1990 के बीच का। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इवैल्यूएशन हुए थे वो था लैंड रिफॉर्म, टेक्निकल रिफॉर्म, जर्नल रिफॉर्म जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लैंड रिफॉर्म के अंदर था लैंड रिफॉर्म, अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स जिसको हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म जिसमें HYV सीड्स यूज़ किए जिसके ग्रीन रेवोल्यूशन होकर हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन की कुछ अचीवमेंट और शॉर्टकमिंग्स भी थी। जर्नल में सेल परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इरिगेशन फैसिलिटी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड मार्केटिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपके जर्नल इवैल्यूएशन थे, ये एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म थे। नेक्स्ट हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म जिसमें हमने सबसे पहले 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया कि हमने इंडस्ट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में हमने कुछ 17 इंडस्ट्रीज़ को रखा था जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में थी, पब्लिक मोनोपोली में थी। सेक्टर बी में वो इंडस्ट्रियां थी जिनके अंडर में गवर्नमेंट और पब्लिक और प्राइवेट दोनों का ही कंट्रोल चलता था। दैट मीन्स कि दोनों का ही कंट्रोल था, दोनों का एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों की एक तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप जो थी वो स्टेट कर दी थी गवर्नमेंट ने, लेकिन उसका जो काम था वो प्राइवेट करते थे। बाकी कुछ रिमेनिंग बची तो वो पूरी तरह से प्राइवेट के अंडर में कर दिया था। इसके अंडर में शेड्यूल ए में जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में थी लाइक एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स, एम्यूनिशन, ऑयल, रेलवे, और इसके अंडर में फर्टिलाइज़र, मशीन्स, टूल, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। और रिमेनिंग जो थी वो इंडियन डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अंडर में शेड्यूल सी में कैटेगरी की थी। एक था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इसलिए प्रमोट किया गया क्योंकि एक तो ये लेबर इंटेंसिव थी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते थे। रीजनल इनइक्वालिटी, बैकवर्ड रीजन को प्रमोट किया गया ताकि रीजनल इनइक्वालिटी रहे और बैकवर्ड एरिया का अपग्रेडेशन हो सके। इनकम इक्वालिटी, अब जब एम्प्लॉयमेंट है, बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट है तो मेन हमारा इक्विटी ओरिएंटेड भी रहा कि कंपेयर टू लार्ज स्केल में हमारी जो इकॉनमी पावर थी वो सिर्फ कंसंट्रेशन होती थी कुछ ही रिच पर्सनस के हाथ में, लेकिन इससे इनकम इक्वालिटी को भी प्रमोट किया गया। नेक्स्ट है फिर ट्रेड पॉलिसी जिसको हमने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये है जिसको हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसके अंडर में आप यही आज का एग्जांपल ले सकते हो जिसमें हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, कैंपेन जो लॉन्च किया गया। इसके अंडर में आता है ट्रेड पॉलिसी के अंडर में कि जो चीज़ हम इंपोर्ट करा रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूशन इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए, बजाय कि एक किसी और इकॉनमी के ऊपर किसी दूसरी इकॉनमी के ऊपर हम डोमिनेट ना रहें, अपनी इकॉनमी में इंडिपेंडेंट रहे कि जो चीज़ हम इंपोर्ट करा रहे हैं उसे अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट आया फिर फॉरेन ट्रेड। इसके अंदर हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजीज़ को अपनाया जिसमें हमने टैरिफ और कोटा 2 पॉलिसी को अडोप्ट किया कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर टैक्स रेट को बढ़ाया और घटाया गया ताकि हमारा इंपोर्ट जो है ना वो कम हो जाए और एक्सपोर्ट बढ़ जाए। तो 1950 से 1950 के बीच में जो हमने ये 3 रेवोल्यूशन किए उसके बीच में जो भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी बने वो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी बने। जैसे आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था राइज इन द GDP। ये राइज इन GDP के अंदर हमारी GDP की ग्रोथ को हमने इंक्रीज़ किया क्योंकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुआ, टेक्निकल रिफॉर्म हो गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया तो उनसे हमारी GDP ग्रोथ रेट बढ़ती चली गई थी। नेक्स्ट आया डाइवर्सिफिकेशन। इस डाइवर्सिफिकेशन के अंदर में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो भी थे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में हाईली प्रायोरिटी दी जाती थी इंडस्ट्रियलाइजेशन को। तो जो भी बेसिक गुड्स थी, कॉटन, जूट, वो सबको प्रोटेक्ट किया गया और हमारा डेवलपमेंट भी किया गया। स्मॉल स्केल प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट किया ताकि हम बैकवर्ड रीजन का डेवलप कर पाए जिनके पास कुछ कैपिटल नहीं है, who did not have the capital to start the large firm to get into the business. This encouraged the small investor to invest and earn return on the investment. And the last one is the protection from the foreign competition. डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन थ्रू द हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट। जैसे अभी आपको पहले बताया था टैरिफ और कोटा पॉलिसी में हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट एंड द फिक्सेशन ऑफ द इम्पोर्ट कोटा, तो इससे हमारी फॉरेन कंपटीशन से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को काफ़ी प्रोटेक्शन भी मिलेगी। बट दीज हैव ऑल द नेगेटिव पॉइंट लाइक पब्लिक मोनोपोली जैसे 17 और 12 दोनों का इंडस्ट्रीज में पब्लिक की मोनोपोली रही तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थी as these started turning into the monopoly, the state enterprise continued to produce a certain goods and services although there was no longer requirement. तो प्रोविज़न के अंडर में पब्लिक की मोनोपोली जो थी वो इंक्रीज़ होती जा रही थी। मॉडर्नाइजेशन की कमी थी कि कोई भी कंपटीशन नहीं था, नो इनोवेशन था, नो मॉडर्नाइजेशन था,
कोई एफर्ट्स नहीं किए जाते थे मॉडर्नाइजेशन की स्पेंड्स के लिए, तो लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन भी रही। लाइसेंस सिस्टम का मिसयूज़ किया जाता था, लाइक करप्शन इतना ज़्यादा हो चुका था कि किसी भी तरीके से हम लाइसेंस को ग्रेड कर सकते थे। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, हमने अपने को पॉजिटिव पॉइंट दिया था कि प्रोटेक्शन फॉर फॉरेन कंपटीशन, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी ये रहा कि प्रोटेक्शन फ्रॉम कंपटीशन रहा कि फ़ॉरेन से कुछ आता ही नहीं था, फ़ॉरेन से कुछ ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन थे इंपोर्ट पे, तो इंडियन कंज्यूमर को, इंडियन प्रोड्यूसर को ही परचेज़ करना पड़ता था, जिससे कोई इंसेंटिव नहीं मिलता था, क्वालिटी की कोई